नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा जीवों में जनन, उसके बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन की। इसके बाद हम आते हैं दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये एक वीडियो का पहला भाग है। इसमें हम पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये पुष्प कैसे जनन करते हैं, जनन की क्रिया में कैसे भाग लेते हैं इसके अंग, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहली बात तो पुष्प के लैंगिक जनन अंग कौन कौन से होते हैं और सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सहायक अंगों में बाह्य दल और दल दो होते हैं और जो इसके जो मुख्य अंग होते हैं उनको हम पुमंग और जायांग कहते हैं, जो लैंगिक जनन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुष्प की संरचना के बारे में आते हैं तो प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का निकटतस्थ संबंध रहा है और पुष्पों में लैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्पों में जो निकट संबंध रहा है वो समाज की दृष्टि से हो, चाहे धर्म की दृष्टि से हो, चाहे प्यार की दृष्टि से हो, हर एक चीज़ में पुष्प का ही महत्व ही बहुत अधिक है। पुष्प हमारे लिए जीवन में एक तरह से प्यार, हर्ष, उल्लास आदि चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करता रहा है और आगे यह पुष्प हमेशा करता ही रहेगा। आगे हम आते हैं कि पुष्प के नर भाग को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, और मादा भाग को जायांग कहते हैं। पुष्प में बाह्य दल तथा दल, पुमंग एवं अंडाशय का होना आवश्यक है। जब तक ये चारों चीज़ें उपस्थित ना हो पुष्प में, तो वो पुष्प जो है लैंगिक दृष्टि से पुष्प तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट में हम आते हैं कि पुमंग क्या होता है, बाह्य दल क्या होता है, दल क्या होता है और अंडाशय क्या होता है। तो पहले हम आएंगे पुमंग में। पुमंग पुष्प क्रम में नर भाग को पुमंग कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नर भाग है उसको हम क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। और पुमंग में पुंकेसर तथा लंबा एवं पतला डंठल भाग तंतु कहलाता है। पुमंग में दो भाग होते हैं, एक लंबा पतला डंठल भाग जिसे फिलामेंट कहते हैं और एक ऊपरी भाग होता है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। उसमें परागकण एवं परागकोश भी उसी को कहा जाता है। उस परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं जो नर भाग के लैंगिक दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। परागकोश क्या होता है? पुंकेसर का अंतिम सिरा द्विपाली संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि बताया गया है कि पुंकेसर का अंतिम सिरा जो द्विपाली संरचना होती है वो परागकोश कहलाता है। चित्र के माध्यम से हम आगे क्लियर करेंगे। और तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा होता है और पुष्प के पुष्पासन से जो तंतु है, फिलामेंट है, उसका निचला छोर, वो अंतिम छोर जो पुष्पासन से जुड़ा होता है। परागकोश द्विपालित होने के कारण दो कोष्ठक होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठीय होता है। जो परागकोश है वो कैसा होता है? द्विकोष्ठीय होता है, उसमें दो कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं परागकोश की कैसी संरचना होती है। परागकोश में दो पालियां होती हैं जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा? संयोजी ऊतक के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती है। किससे? दो पालियां जो जुड़ी होती हैं आपस में, ठीक है। और परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में विभाजित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परागकोश धानी या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक दोस्तों, लघु बीजाणु धानी परागकोश या नर भाग में होता है और गुरु बीजाणु धानी मादा भाग में होती है। इस प्रकार एक परागकोश में चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। जो लघु बीजाणुधानी हैं, एक तो परागकोश में दो कोष्ठक होते हैं, उन दो कोष्ठकों में चार
लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट में आते हैं कि मालवेसी कुल के पौधों को कपास, भिंडी में एक ही पाली पाई जाती है, इसलिए इनमें केवल 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ठीक दोस्तों, यदि हम भिंडी और कपास के पौधों के पुष्पों को देखते हैं तो उसमें हम एक पाली पाई जाती है और 2 बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम परागकोश की संरचना किस प्रकार की होती है। ये भाग जो आपको चित्र के माध्यम से दिखाई देता है, ये भाग परागकोश है, ये भाग परागकोश है और उसी के बारे में ये लघु बीजाणुधानियाँ दिखाई गई हैं। परागकोश द्विपालित होता है, जैसे कि संरचना में आपको दिखाई देता है। एक जो है इसका ये भाग ये एक हो गया और इसका ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आगे तो परागकोश 2 पालियों में बटा हुआ है। 2 पालियों में एक पाली इधर की हो गई और एक पाली इधर की हो गई, लेकिन इसमें जो लघु बीजाणुधानियाँ होंगी वो ये अलग होगी, ये अलग होगी और ये अलग होगी और ये अलग होगी। कुल मिलाकर के 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। ये जो डंठल भाग है, ये वाला जो डंठल भाग है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं हम लघु बीजाणुधानियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणुधानियाँ एक बेलनाकार संरचना है जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती हैं। कहने का आशय यह है कि लघु बीजाणुधानियाँ जो होती हैं वो बेलनाकार उसकी संरचना होती है और उसके प्रत्येक परागकोश में 2 सतहों पर प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती हैं जो लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट में लघु बीजाणुधानी वृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। एक पहला भाग है जिसे हम परागधानी भित्ति कहते हैं और दूसरा भाग है बीजाणुजनन ऊतक। ये 2 भाग होते हैं जो लघु बीजाणुधानियों की संरचना को निश्चित करते हैं, उनकी संरचना को विस्तृत करते हैं। अब परागधानी भित्ति कहाँ होती है, कैसी होती है? यह आधा स्तरीय भित्ति होती है। इसमें 4 परतें होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 4 परतें। जो परागधानी भित्ति है इसकी 4 परतें होती हैं। बाहरी जो भाग है उसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो इसका दूसरा भाग है उसे हम अंतस्थीसियम कहते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसको हम अंतस्थीसियम कहते हैं और बीच वाली परत को मध्य परत कहते हैं और अंतिम वाली परत को टेपिटम कहते हैं। ठीक, तो पहले भाग को हम एपिथीलियम को देखेंगे। एपिथीलियम है जो उसे हम यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना होता है। ठीक दोस्तों, जो बाह्य परत है, जो बाह्य त्वचा है, इसका मुख्य काम होता है परागकोश की सुरक्षा करना। नेक्स्ट में आते हैं हम अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम जिसे कहते हैं, अंतस्थीसियम कहते हैं। इसमें हम यह बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित भित्ति परत होती है। अंतस्थीसियम की कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होने के कारण पराग कोशों के स्फुटन में मदद कर पराग कणों को मुक्त करती है। जी दोस्तों, जो एंडोथीसियम जो त्वचा है ये क्या करती है? ये आर्द्रताग्राही होती हैं। इनकी जो प्रकृति होती कैसी होती है? आर्द्रताग्राही होती है, यानी नमी को ग्रहण करने वाली, और पराग कोशों के स्फुटन में मदद करने वाली होती है। ठीक दोस्तों, जिससे परागकण क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम मध्य परत, जो मिडिल लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? ये एक से अधिक परतों की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। जो मध्य परत होती है वो क्या होती है? एक से अधिक पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। यह अंतस्थीसियम के नीचे पाई जाती है।
मध्य स्तर की कोशिकाएं प्रायः नष्ट होकर बीजाणु जनन ऊतक का पोषण करती हैं। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि अंतस्थेसियम जो इसमें कई सारी भित्तियाँ होती हैं, कई परतें होती हैं, यह अंतस्थेसियम के नीचे पाई जाती है और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होकर क्या करती हैं, जो ऊतक होता है, बीजाणु जनन ऊतक होता है, उसको जो है पोषण प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट में आते हैं हम टेपिटम में। टेपिटम कोशिकाओं का अंतिम भाग है, जो त्वचा है उसका जो है अंतिम भाग होता है, या कह सकते हैं परागकोश की जो लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है उसका ये अंतिम भाग है। यह परागधानी अंतिम एवं विशिष्ट परत होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी लंबी, सुकेंद्रकीय एवं अंतःसूत्री विभाजन युक्त और बहुगुणन द्वारा बहुगुणित हो जाती है तथा यह दो तरह की होती है। ठीक दोस्तों, टेपिटम में जो इसकी कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और सुकेंद्रकीय होती हैं, और इसमें कैसा विभाजन होता है, अंतःसूत्री विभाजन होता है। ठीक दोस्तों, माइटोसिस जिसे कहते हैं, एंडोमाइटोसिस अंतःसूत्री विभाजन इसमें होता है और ये बहुगुणित हो जाती हैं और इसकी दो प्रकार की परतें दिखाई देती हैं, जिसको हम कहते हैं अमीबाब। पहली परत को हम कहते हैं अमीबाब और दूसरी परत को कहते हैं स्रावीय ग्रंथियाँ, स्रावीय ग्रंथिल। ठीक दोस्तों, अमीबाब क्या होता है? अमीबाब इसको हम कहते हैं, इसमें टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होकर के एवं एक दूसरे से जुड़कर पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मात्र कोशिकाओं का पोषण व अन्य पदार्थ प्रदान करती हैं। ठीक दोस्तों, जो अमीबाब है ये क्या करता है, ये कोशिकाएं जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करता है, जो इसका मुख्य कार्य होता है। और ये एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़ती हैं, जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं, पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं। जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो अमीबाब है इसकी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं, पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं, और कोशिकाओं को जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनको क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट में आते हैं हम स्रावीय ग्रंथिल। ये इसका क्या काम है? इसमें टेपिटम की कोशिकाएं अपनी भित्ति अवस्था में बनी रहती हैं। ये पोषण को स्रावित करके बीजाणु जनन कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। जी दोस्तों, पोषण को स्रावित करने के लिए पहले तो स्रावित करेंगी और उस मात्र कोशिका को, जो बीजाणु मात्र कोशिका है, उसको ये पोषण प्रदान करेगी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट में हम आते हैं टेपिटम के कार्य कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला कार्य है कि ये बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टेपिटम की जो अमीबाब कोशिकाएं हैं और अमीबाब के साथ साथ स्राविल ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, वो क्या करती हैं, कुल मिलाकर के उनका बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना इनका मुख्य कार्य होता है। दूसरा कार्य क्या है, लघु बीजाणुधानी के कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोज एंजाइम प्रदान करते हैं। कैसा एंजाइम? कैलोज एंजाइम प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये IAA नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये कैसा हार्मोन? IAA, ये हार्मोन ये स्रावित करते हैं। चौथा है, टेपिटम की कोशिकाओं से युक्त कणों का स्रावण होता है। इसमें पराग कणों की बाह्य चोल का निर्माण होता है। यूविस कणों का स्रावण होता है। किसकी कणों का? यूविस कणों का स्रावण होता है और ये बाह्य चोल का निर्माण करते हैं। पांचवा पॉइंट है, पराग कणों में ही
पोलन किट आवरण का निर्माण करती है। पराग कणों में ही पोलन किट आवरण का निर्माण करती है, जो बीच में 2 भागों में पराग कणों को बांटने का काम करता है। नेक्स्ट में है लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखो दोस्तों, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई देता है, ये इसकी बाह्य त्वचा है, ये नेक्स्ट में अंतस्थिशियम, ये मध्य परत है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये जो कोशिकाएं हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, और इसके बाहरी परत भाग में टेपिटम की कोशिकाएं हैं। बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है? परागकोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। जो परागकोश है उसकी भित्ति द्वारा जो परिबद्ध कोशिकाएं हैं उनके समूह को बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं बाद में पराग मात्र कोशिका का कार्य करती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणुधानी बनाती हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कुल मिलाकर के जो समूह है परागकोश में भित्तियों द्वारा जो बनाया हुआ समूह है उसको बीजाणु जनन कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं उन्हीं को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। ठीक दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम